आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 5 हमने करना शुरू किया था, जिसमें लास्ट में हमने किया था डिलीवरी बुक के बारे में। ठीक है, आज हम आगे करना शुरू करेंगे रूल नंबर 137 से। रूल नंबर 137 में है बी ऑर्डर्स एंड टीवी ऑर्डर्स के बारे में। ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और टीवी ऑर्डर्स के बारे में पहले भी हम कर चुके हैं। ए ऑर्डर जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर। तो तीनों के तीनों सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। ए ऑर्डर जो है वो छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए जारी किए जाएंगे। बी ऑर्डर जो है वो भी सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। मेल ऑफिस में उसके जो भी अधीनस्थ होते हैं, उसके जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं, उनकी ड्यूटीज में उनके मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए इनको जारी किया जाता है, सिवाय छंटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर। क्योंकि छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए ए ऑर्डर जारी किए जाते हैं। उसी तरह से जो टीवी ऑर्डर्स हैं इनको कब जारी किया जाता है, जब भी कैंप पार्टिकल्स या कैंप बैग वगैरह के निपटान के संबंध में कोई भी बी ऑर्डर जारी किया जाता है तो उसके आगे टी शब्द लगा दिया जाता है, तो हम उसको कहते हैं टीवी ऑर्डर। तीनों जो है सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ ए बी ऑर्डर फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, ठीक है, कौन सा सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट आरएमएस रेलवे डाक सेवा का जो अधीक्षक है उससे जब आपको बी ऑर्डर प्राप्त होंगे, रिकॉर्ड ऑफिसर शुड हैव इट neatly copied by one of the sorting assistants into the guidance book of the each set concerned। अभिलेख अधिकारी को संबंधित सेट की गाइडेंस बुक में एक जो छंटाई सहायक है उसकी सहायता से इनको साफ सुथरे तरीके से कॉपी करवाया जाना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफिसर खुद नहीं करता है, जो भी संबंधित सेट है जिसके लिए भी वो बी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, उसी सेट के एक सॉर्टिंग असिस्टेंट से, छंटाई सहायक से रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, गाइडेंस बुक में इनको दर्ज करवाएगा, इनको कॉपी करवाएगा। द टीवी ऑर्डर्स और द टूर ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट शुड बी फाइल्ड सेपरेटली इन द गार्ड फाइल। जो टीवी ऑर्डर्स होते हैं, ट्रांजिट बैग ऑर्डर्स भी कहते हैं जिन्हें, या जो टूर ऑर्डर प्राप्त होते हैं सुपरिटेंडेंट से, उनको एक अलग गार्ड फाइल में कॉपी किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफिसर शुड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर टू ऑल सॉर्टिंग असिस्टेंट्स इंक्लूडिंग द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और टू द मेल गार्ड्स हु शुड इनिशियल द ऑर्डर इन एविडेंस ऑफ हैविंग अंडरस्टूड इट। अब जब भी बी ऑर्डर प्राप्त होंगे, अभिलेख अधिकारी क्या करेगा, उन बी ऑर्डर्स का मतलब जितने भी छंटाई सहायक होंगे, जितने भी प्रधान छंटाई सहायक होंगे और जितने भी मेल गार्ड होंगे, इन सभी को रिकॉर्ड अधिकारी के द्वारा प्राप्त हुए बी ऑर्डर का मतलब समझाया जाएगा। और इन्होंने उस ऑर्डर का मतलब समझ लिया, इसके एविडेंस में या इसके सबूत में उन्हें क्या करने पड़ेंगे, उस ऑर्डर के लिए हस्ताक्षर करने होंगे। तो क्या आ जाएगा बी ऑर्डर के बारे में, बी ऑर्डर जो है सुपरिटेंडेंट के से जब प्राप्त किए जाते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा संबंधित सेट की गाइडेंस बुक में एक छंटाई सहायक की मदद से उन्हें कॉपी करवाया जाता है। और जब भी टीवी ऑर्डर्स या टूर ऑर्डर प्राप्त होते हैं उनको अलग एक गार्ड फाइल में कॉपी किया जाता है। उसी तरह से रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है, जितने भी छंटाई सहायक होते हैं, प्रधान छंटाई सहायक होंगे या मेल गार्ड होंगे, उनको बी ऑर्डर्स का मतलब समझाएगा और उन्होंने उस बी ऑर्डर का मतलब समझ लिया है, इसके संबंध में ऑर्डर के लिए उन्हें हस्ताक्षर करने होते हैं। The record officer must see that all the B orders that concern a set। अब किसी भी सेट के संबंध में जो भी बी ऑर्डर्स प्राप्त होते हैं उनके लिए रिकॉर्ड ऑफिसर किस चीज का ध्यान रखेगा, एंड ओनली दीज आर कॉपीड इनटू द गाइडेंस बुक ऑफ द सेट। अब हर एक सेट की क्या होती है, एक गाइडेंस बुक होती है। तो रिकॉर्ड ऑफिसर इस चीज का ध्यान रखेगा कि जिस सेट के लिए बी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं उसी सेट की गाइडेंस बुक में उनको कॉपी करवाया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि किसी और सेट की गाइडेंस बुक में उनको कॉपी करवा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ओमिशन और एरर इन दिस रिस्पेक्ट। और इस संबंध में कोई भी गलती होती है या कोई भी चूक होती है तो उस चीज के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर जिम्मेदार रहेगा। When B orders और TV orders become obsolete और are cancelled और amended, जब भी बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर ऑब्सोलेट हो जाते हैं, अप्रचलित हो जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं, वो कैंसिल कर दिए जाए, वो रद्द कर दिए जाए या अमेंड उनको कर दिया जाए, उनमें कोई संशोधन कर दिया जाए, तो क्या लिखा जाता है, रिमार्क दिया जाता है। क्या रिमार्क दिया जाता है, कैंसल्ड और अमेंडेड बाई बी ऑर्डर और टीवी ऑर्डर नंबर। अब जो भी एक बी ऑर्डर पहले दर्ज किया गया था उसकी जगह पे क्या रिमार्क लिखा जाएगा कि इसको रद्द कर दिया गया है या इसको अमेंडमेंट इसमें की गई है, और कौन से बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर के द्वारा की गई है वो वहां पे लिखा जाता है कि इस बी ऑर्डर या इस टीवी ऑर्डर के द्वारा इसको रद्द किया गया है या इसमें संशोधन किया गया है। शुड बी रिटन अंडर द रिकॉर्ड ऑफिसर्स सिग्नेचर। अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत इस तरह का रिमार्क वहां पे दिया जाना चाहिए।
The order so cancelled should be mentioned by the record or clerk in his daily report। तो इस तरह से जो भी ऑर्डर को कैंसिल किया जाएगा उसको रिकॉर्ड क्लर्क के द्वारा अपनी डेली रिपोर्ट में, दैनिक रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए। The B orders and TV orders for each year should be filed in a guard book in the consecutive order of their numbers। प्रत्येक वर्ष के लिए बी ऑर्डर या जो टीवी ऑर्डर होते हैं उनको उनकी संख्या के क्रम में गार्ड बुक में दर्ज करना चाहिए। कंसिक्यूटिव ऑर्डर में जैसे कि प्राप्त हुए या उनके जो नंबर हैं उसी के अनुसार उनको गार्ड बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। Fourth point है spare copies of TV orders will be supplied only to a mail office or section the staff of which have been exempted from record office attendance। अब ये जो टीवी ऑर्डर्स होते हैं इनकी अतिरिक्त प्रतियां केवल उन्हीं डाक कार्यालयों या अनुभागों को सप्लाई की जाएंगी जिनके स्टाफ को या जिनके कर्मचारियों को रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से छूट दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि कौन से कर्मचारियों को टीवी ऑर्डर्स की स्पेयर कॉपीज या कौन से कार्यालयों को टीवी ऑर्डर्स की स्पेयर कॉपीज या अतिरिक्त प्रतियां सप्लाई की जाती हैं। तो ऐसा डाक कार्यालय या फिर अनुभाग जिसके स्टाफ को क्या किया गया है, रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से छूट दी गई है, उपस्थिति से छूट दी गई है, उनको क्या किया जाता है, टीवी ऑर्डर्स की अतिरिक्त प्रतियां दी जाती हैं। लेकिन कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट द मेल ऑफिस इज नॉट लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग एज द रिकॉर्ड ऑफिस। कि जो आपका डाक कार्यालय है वो रिकॉर्ड ऑफिस वाली बिल्डिंग में स्थित नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस बिल्डिंग में रिकॉर्ड ऑफिस स्थित है उसी बिल्डिंग में अगर मेल ऑफिस नहीं होगा तभी उनको टीवी ऑर्डर्स की स्पेयर कॉपीज दी जाएंगी। और हैज डिफरेंट वर्किंग आवर्स फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफिस। और दूसरी बात बताई गई है कि उसके जो काम काज के घंटे हैं वो रिकॉर्ड ऑफिस के वर्किंग आवर्स से अलग होने चाहिए। ओनली वन गार्ड फाइल ऑफ टीवी ऑर्डर्स शुड बी मेंटेन्ड फॉर यूज ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ अ मेल ऑफिस। एक डाक कार्यालय के जितने भी सेट रहेंगे उन सभी के लिए केवल टीवी ऑर्डर्स को दर्ज करने के लिए, टीवी ऑर्डर्स का रखरखाव करने के लिए एक ही गार्ड फाइल रखी जाएगी। एंड द गार्ड फाइल शुड बी रोटेट फ्रॉम सेट टू सेट। और जब भी जरूरत होती है एक सेट से दूसरे सेट को इस गार्ड फाइल को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पेयर कॉपीज जो है टीवी ऑर्डर्स की केवल उन्हीं डाक कार्यालयों या अनुभागों को दी जाती है जिनके कर्मचारियों को रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से छूट दी गई हो। लेकिन कंडीशन है कि आपका ये जो मेल ऑफिस है उस बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए जहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस है, और रिकॉर्ड ऑफिस के कामकाज के घंटों से अलग इसके कामकाज के घंटे होने चाहिए। और दूसरा बताया गया कि एक डाक कार्यालय के जितने भी सेट रहेंगे उन सभी के लिए एक ही गार्ड फाइल का रखरखाव किया जाता है, टीवी ऑर्डर्स को रखने के लिए, टीवी ऑर्डर्स को दर्ज करने के लिए। और इन्हीं क्या होता है, उस डाक कार्यालय के जितने भी सेट होते हैं उनमें इन टीवी ऑर्डर्स की जो फाइल रहेगी उसको गार्ड फाइल को क्या किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, एक सेट से दूसरे सेट में भेजा जा सकता है। इन द केस ऑफ इम्पोर्टेंट एंड बिग मेल ऑफिसेस, क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण या जो बड़े डाक कार्यालय होते हैं, द हेड ऑफ द सर्कल में ऑर्डर दैट अ सेपरेट गार्ड फाइल ऑफ ट्रांजिट बैग ऑर्डर्स शुड बी मेंटेन्ड बाय ईच सेट ऑफ द मेल ऑफिस। तो जो बड़े डाक कार्यालय होते हैं वहाँ पे क्या किया जा सकता है, वहाँ पे हेड ऑफ सर्कल की परमिशन के साथ हर एक सेट के लिए अलग अलग टीवी ऑर्डर्स को दर्ज करने के लिए गार्ड फाइल का रखरखाव किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है वो क्या किया जाता है, एक डाक कार्यालय के जितने भी सेट होते हैं उन सभी के लिए एक ही गार्ड फाइल का रखरखाव किया जाता है टीवी ऑर्डर्स को दर्ज करने के लिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण या बड़े डाक कार्यालय होते हैं वहाँ पर हेड ऑफ सर्कल की CPMG की परमिशन के साथ टीवी ऑर्डर्स को फाइल करने के लिए या दर्ज करने के लिए प्रत्येक सेट में अलग एक गार्ड फाइल का रखरखाव किया जा सकता है। एन इंडेक्स ऑफ टीवी ऑर्डर्स शुड बी मेंटेन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद ईच गार्ड फाइल इन रिकॉर्ड ऑफिसेज एंड मेल ऑफिसेज कंसर्न। संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों और डाक कार्यालयों में प्रत्येक गार्ड फाइल के साथ क्या किया जाता है, निर्धारित प्रपत्र में आदेशों का एक सूचकांक भी बनाकर रखा जाता है, इंडेक्स बनाकर रखा जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखी है, बी ऑर्डर्स शुड नॉट बी कॉपीड इन द गाइडेंस बुक ऑफ द मेल ऑफिसेज लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग एज द सब रिकॉर्ड ऑफिस और हैविंग द सेम आवर्स एज द रिकॉर्ड ऑफिस। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताइए कि बी ऑर्डर्स जो हैं उस डाक कार्यालय की गाइडेंस बुक में दर्ज नहीं किए जाएंगे जो डाक कार्यालय उसी बिल्डिंग में है जहाँ पे सब रिकॉर्ड ऑफिस भी है और उन दोनों के जो कामकाज के घंटे हैं या सेम वर्किंग आवर्स हैं, तो वहाँ पे बी ऑर्डर्स जो हैं उस डाक कार्यालय की गार्ड फाइल में दर्ज नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर 138 है फाइलिंग ऑफ वर्क पेपर्स, कार्यपत्र दाखिल करना एट द एंड ऑफ द मंथ
all the daily bundles of work papers of the several sets of a transit section should be arranged together in two separate monthly bundles। महीने के अंत में जितने भी कार्यपत्रों के दैनिक बंडल होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको एक साथ अरेंज किया जाता है और उनके दो बंडल बनाए जाते हैं, कि टू सेपरेट मंथली बंडल बनाए जाते हैं। दो मासिक अलग अलग बंडल उनके बनाए जाएंगे। एक बनाया जाता है आउट ट्रिप्स के लिए, ठीक है, जावक फेरे के लिए, और दूसरा बनाया जाता है इन ट्रिप के लिए, आवक फेरे के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महीने के अंत में क्या किया जाता है, महीने के अंत में जो डेली बंडल्स होते हैं कार्यपत्रों के विभिन्न सेटों के किसी भी ट्रांजिट सेक्शन के, उनको एक साथ अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद उनके सिर्फ दो बंडल बनाए जाएंगे। दो बंडल कौन कौन से बनाए जाते हैं, एक आउट ट्रिप के लिए और दूसरा बनाया जाता है इन ट्रिप के लिए। लेवल शुड बी अटैच्ड टू ईच मंथली बंडल। अब प्रत्येक मासिक बंडल के साथ क्या किया जाता है, एक लेवल संलग्न किया जाता है। एंड शुड बेयर द डेजिग्नेशन ऑफ द ट्रांजिट सेक्शन, जिसके ऊपर परिवहन अनुभाग का नाम रहेगा और किस महीने के लिए ये बंडल बनाया गया है उस महीने का इसमें नाम भी रहेगा। तो किसी भी ट्रांजिट सेक्शन के जो विभिन्न सेट होते हैं उन सेटों के जो डेली बंडल्स होते हैं कार्यपत्रों के, उनको महीने के अंत में अरेंज किया जाता है एक साथ और उनके केवल दो बंडल बनाए जाते हैं। एक आउटर ट्रिप के लिए बनाया जाएगा और दूसरा बनाया जाता है इन ट्रिप के लिए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो दो बंडल बनाए जाएंगे इनके ऊपर क्या रहता है, ट्रांजिट सेक्शन का डेजिग्नेशन या पदनाम रहता है। ठीक है, इनके साथ क्या किया जाएगा, लेवल को संलग्न किया जाएगा। उस लेवल के ऊपर ट्रांजिट सेक्शन का डेजिग्नेशन रहेगा और साथ में किस महीने के लिए वो बंडल बनाए गए हैं उस महीने का नाम भी उस लेवल के ऊपर होना चाहिए। द वर्क पेपर्स ऑफ द मेल ऑफिस शुड बी पुट अप इन डेली बंडल्स। डाक कार्यालय के जो कार्यपत्र रहते हैं उनको डेली बंडल्स में रखा जाता है। ईच डेली बंडल शुड बेयर अ लेवल ऑन विच द नेम एंड डेट स्टैंप ऑफ द सेट शुड बी इम्प्रेस्ड। अब डाक कार्यालय में क्या होते हैं, सेट होते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, प्रत्येक डेली बंडल जो बनाया जाता है उसके साथ एक लेवल संलग्न किया जाता है। उस लेवल के ऊपर जिस भी सेट का वो बंडल है उसकी नाम रहेगा, क्या उसकी डेट स्टैंप रहती है। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, प्रत्येक महीने के अंत में क्या किया जाता है, जितने भी डेली बंडल्स होते हैं वर्क पेपर्स ऑफ द ऑफिस शुड बी अरेंज्ड टुगेदर इन मंथली बंडल। उनको क्या किया जाता है, सभी को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उनका एक मासिक बंडल या मंथली बंडल बना दिया जाता है। एंड लेवल अटैच्ड टू द मंथली बंडल वेयरिंग द डेजिग्नेशन ऑफ द मेल ऑफिस एंड नेम ऑफ द मंथ, और उसके साथ एक लेवल भी संलग्न किया जाता है जिसके ऊपर डाक कार्यालय का पद नाम रहेगा और साथ में किस महीने के लिए वो बंडल बना है उसका भी नाम रहेगा। तो ध्यान रखना, ट्रांजिट सेक्शन के विभिन्न सेटों के लिए जो कार्यपत्रों के बंडल बनाए जाते हैं मासिक बंडल, वो कैसे बनाए जाते हैं, दो बंडल बनाए जाते हैं इन ट्रिप और आउट ट्रिप के लिए। लेकिन डाक कार्यालय के विभिन्न सेटों के जो बंडल बनाए जाते हैं वो केवल एक ही बंडल बनाया जाता है, मंथली बंडल बनाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेज शुड बी फाइल्ड इन सेपरेट मंथली बंडल्स। उसके बाद परिवहन अनुभागों और डाक कार्यालयों के जो डाक सार होते हैं उनको अलग मासिक बंडलों में दर्ज किया जाना चाहिए। A label being attached to each bundle wearing the designation of the transit section or office and the name of the month। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो ट्रांजिट सेक्शन है या डाक कार्यालय हैं उनके डाक सार को अलग से मासिक बंडलों में दर्ज किया जाता है और उनके साथ भी एक लेवल को संलग्न किया जाएगा। उस लेवल के ऊपर ट्रांजिट सेक्शन या डाक कार्यालय का पदनाम रहता है और किस महीने के लिए वो बंडल बनाया गया है उस महीने का नाम भी रहेगा। आफ्टर दी वर्क पेपर्स हैव बीन फाइल्ड, अब जैसे कार्यपत्रों को दर्ज कर लिया जाता है, दे शुड नो ऑन नो अकाउंट बी अलाउड आउट टू दी रिकॉर्ड ऑफिस। एक बार जब कार्यपत्रों को फाइल कर दिया गया, दर्ज कर दिया, उसके बाद किसी भी स्थिति में रिकॉर्ड ऑफिस के बाहर उनको ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी अनलेस दे आर रिक्वायर्ड बाय सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स। जब तक कि पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा उनकी मांग ना की जाए तब तक आप रिकॉर्ड ऑफिस से बाहर उन कार्यपत्रों को लेके नहीं जा सकते हैं। नो शुड एनी सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड बी परमिटेड टू ओपन अ बंडल, और ना ही किसी भी बंडल को किसी भी छंटाई सहायक या मेल गार्ड के द्वारा खोला जा सकता है। Whenever any work papers are removed from the bundle to which they belong under the orders of the supervising officer, पर्यवेक्षण अधिकारी के आदेशों के तहत जब भी किसी बंडल से कार्यपत्रों को निकाला जाता है, copies duly attested by the record officer should be left in their place। तो उन कार्यपत्रों की जगह पे क्या रहता है, अभिलेख अधिकारी के द्वारा सत्यापित की हुई एक प्रति वहां पे रखी जाती है।
विद अ नोट एक्सप्लेनिंग भाई द ओरिजिनल वर रिमूव्ड, और उसमें एक नोट रहता है। क्या नोट रहता है? क्यों इसमें से ओरिजिनल या वास्तविक कार्यपत्रों को निकाला गया है, एंड मेंशनिंग द ऑफिशियल टू हुम दे वर मेड ओवर, किस अधिकारी को वो कार्यपत्र सौंपे गए हैं, उस चीज को दर्शाने वाली एक नोट उसमें रखा जाता है। इन एवरी केस दिस सर्कमस्टांसेस शुड बी मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड ऑफिसर्स डेली रिपोर्ट, और प्रत्येक मामले में अभिलेख अधिकारी की दैनिक रिपोर्ट में इस चीज के बारे में मेंशन किया जाता है, ले करके भेजा जाता है। तो जब भी क्या किया जाता है, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के पर्यवेक्षण अधिकारियों के आदेशों के तहत किसी भी बंडल से कार्यपत्र निकाले जाते हैं, उन कार्यपत्रों की जगह पे रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा सत्यापित की हुई एक प्रति रखी जाएगी। उस प्रति में एक नोट रहेगा स्पष्टीकरण के लिए कि क्यों इसमें से ओरिजिनल वाले जो वर्क पेपर है उनको निकाला गया है, और साथ में कौन से अधिकारी को वो कार्यपत्र सौंपे गए हैं, इस चीज के बारे में नोट वहां पे लिखा जाएगा। वर्क पेपर्स रिमूव्ड शुड बैन रिटर्न टू रिकॉर्ड ऑफिसर, अब निकाले के जो वर्क पेपर्स है जब वो रिकॉर्ड अधिकारी को वापस किए जाते हैं, जिस भी अधिकारी ने वो लिए थे, बी एट वंस फाइल्ड अगेन देयर प्रॉपर बंडल, फिर क्या किया जाता है, उनको फिर से जहां से वो निकाले गए थे उनके उचित बंडल में उनको वहीं पे फिर से रख दिया जाता है। एंड नोट दैट इफेक्ट शुड बी रिटन बाय हिम ऑन द अटेस्टेड कॉपीज विच शुड बी लेफ्ट इन द बंडल, और बंडल में आपने जो उस कार्यपत्रों को निकालने के बारे में एक नोट रखा था या एक अटेस्टेड कॉपी रखी थी, उसके ऊपर फिर से नोट लिखा जाएगा कि ये जो बंडल है या इसमें वापस जो कार्यपत्र हैं वो रख दिए गए हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 139, प्रिजर्वेशन ऑफ बैग्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर इंक्वायरी, जांच हेतु बैग या अभिलेखों का संरक्षण करना। Whenever any investigation is being made into loss or abstraction, जब भी किसी नुकसान या एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन या जांच चल रही हो, द सुपरवाइजिंग ऑफिसर विल ऑर्डर प्रिजर्वेशन ऑफ द रिलेवेंट रिकॉर्ड एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, वहाँ पे पर्यवेक्षण अधिकारी आदेश दे सकता है कि उस नुकसान के संबंध में या उस एब्स्ट्रैक्शन के संबंध में जो भी रिकॉर्ड है, जो भी अभिलेख है या जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, संभाल के रखा जाए। जैसे उनके संबंध में कोई चेक स्लिप है, रजिस्टर्ड बैग है या इंश्योर्ड बैग कवर है, सील कोड है या लेबल है, कोई भी बैग है, तो इन सभी के संरक्षण के लिए सुपरवाइजिंग ऑफिसर के द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं। द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड प्रिजर्व देम इन हिज पर्सनल कस्टडी एंड सी दैट नो वन हैज एक्सेस टू देम एक्सेप्ट विद द स्पेशल परमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। दूसरी चीज यहाँ पे बताइए कि रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, जो भी उनके प्रिजर्वेशन के लिए बताया जाएगा, मतलब कुछ भी जो संभाल के रखना है उनको अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में संभाल के रखेगा, अपनी पर्सनल कस्टडी में रखेगा, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पर्यवेक्षण अधिकारी की विशेष परमिशन के बिना वो उन तक कोई भी पहुंच ना सके। तो क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि जब भी क्या होता है, सुपरवाइजिंग ऑफिसर किसी भी लॉस या एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जांच कर रहा है और वो क्या करता है, आदेश देता है कि आपने ये जो रिकॉर्ड है या मटेरियल है इसको संभाल के रखना है, इसका संरक्षण करके रखना है, और संरक्षण के लिए इन सारी चीज़ों में हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि ये चीज़ आपने संभाल के रखनी है। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर इस तरह की संरक्षण करने वाली चीज़ों को अपनी पर्सनल कस्टडी में रखेगा, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की स्पेशल परमिशन के बिना उन तक कोई भी पहुँच ना सके। These should not be destroyed without the special permission of the investigating officer। अब जिन चीज़ों को भी प्रिजर्व करने के लिए बोला गया है, आदेश दिए गए हैं, उनको आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की परमिशन के या अनुमति के बिना कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना होता है या नष्ट नहीं करना होता है। रूल नंबर 140 है, पीरियोडिकल रिटर्न्स टू बी सबमिटेड बाय रिकॉर्ड ऑफिसर, अभिलेख अधिकारी द्वारा आवधिक रिटर्न प्रस्तुत किया जाना। तो यहाँ पे बताया गया कि कब आपने कौन सी चीज़ है सबमिट करनी है, किसको सबमिट करनी है। तो यहाँ पे बताया गया, डेली रिपोर्ट की बात करें, दैनिक रिपोर्ट जब वो सुपरिटेंडेंट को प्रस्तुत की जाएगी, डेली प्रस्तुत की जाती है, कब की जाती है, एट द क्लोज ऑफ द डे, प्रत्येक दिन के अंत में की जाती है। ठीक है, डेली रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को डेली दिन के अंत में सबमिट की जाएगी। इंडेंट फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए कोई भी मांग पत्र है तो वो भी सुपरिटेंडेंट को दिया जाएगा, डेली दे सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान एक चीज और रखेंगे, सो एज टू रीच द सुपरिटेंडेंट नॉट लेटर देन द 10th फरवरी एंड 10th अगस्त ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल की 10 फरवरी के बाद आपका ये प्राप्त नहीं होना चाहिए और 10 अगस्त के बाद प्राप्त नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले ये सुपरिटेंडेंट तक पहुंच जाना चाहिए। इंडेंट फॉर केस लेवल्स, जो केस होते हैं या बक्से वगैरह होते हैं, इनके लेवल्स के लिए जो मांग पत्र है वो सुपरिटेंडेंट को आप दे सकते हैं, मंथली दिया जाएगा। सो एज टू रीच द सुपरिटेंडेंट नोट लेटर देन 15th ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब कि प्रत्येक महीने की 15 तारीख से पहले वो सुपरिटेंडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। इंडेंट फॉर आर्टिकल्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक में जो आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो मांग पत्र है वो सुपरिटेंडेंट को किया जाना है। मैंने अगर आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड, जब भी आपको लेखों की आवश्यकता होगी उसी समय आप मांग दे सकते हैं।
OTA will inform forum ACG 37 क्या ACG 37 प्रपत्र में OTA बिल सुपरिटेंडेंट को दिया जाएगा वंस इन एवरी 4 वीकली साइकिल क्या 4 सप्ताह में एक बार ये दिया जाता है विद इन अ वीक फ्रॉम द डे ऑन विच द 4 वीकली साइकिल एंड्स। ठीक है, तो मतलब ये 4 माह में 4 वीकों में या 4 सप्ताहों में एक बार दिया जाता है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मिसलेनियस सम्स रिसीव्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, जो मिसलेनियस सम प्राप्त होते हैं या जिनका निपटान किया जाता है उनके रजिस्टर का जो निचोड़ होता है या सार होता है वो सुपरिटेंडेंट को मंथली दिया जाता है। और कब दिया जाता है? हर महीने की 3 तारीख को सबमिट किया जाएगा। रूल नंबर 141 है रिकॉर्ड ऑफिसर्स डेली रिपोर्ट। रिकॉर्ड ऑफिसर अभिलेख अधिकारी की दैनिक रिपोर्ट। द रिकॉर्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिवीजन और द सुपरिटेंडेंट सॉर्टिंग एज द केस में बी। अभिलेख अधिकारी को क्या करना होता है? एक दैनिक रिपोर्ट अधीक्षक को प्रस्तुत करनी होती है। अधीक्षक जो है वो डिवीजन का, मंडल का भी हो सकता है या छंटाई अधीक्षक भी हो सकता है, जैसा भी मामला हो। रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा एक दैनिक रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को प्रस्तुत की जाती है, सबमिट की जाती है। द रिपोर्ट शुड बी अकम्पनीड बाय द डेली रिपोर्ट्स ऑफ द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब यहाँ पे ये बताया गया कि अभिलेख अधिकारी की जो दैनिक रिपोर्ट होती है उसके साथ और क्या क्या संलग्न होना चाहिए। उसके साथ प्रधान छंटाई सहायक या मेल गार्ड जो होते हैं अनुभागों के, उनकी दैनिक रिपोर्ट भी साथ में संलग्न करके भेजी जाएगी। और दूसरी बात अटैच टू रिकॉर्ड ऑफिस, यानी कि आप देखो एक रिकॉर्ड ऑफिस है, उसका हेड कौन हो जाएगा? रिकॉर्ड ऑफिसर हो जाएगा। तो जब भी हेड रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े हुए जो भी मेल गार्ड हैं या जो भी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो अपनी दैनिक रिपोर्ट किसे भेजेंगे? वो रिकॉर्ड ऑफिसर को भेजेंगे। रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा? अपनी दैनिक रिपोर्ट के साथ संलग्न करके उनको सुपरिटेंडेंट को आगे भेज देगा। If any of the following irregularities occur, they must invariably be noted in the record officer's daily report. अब कौन कौन सी अनियमितताएं रिकॉर्ड ऑफिसर की अभिलेख अधिकारी की दैनिक रिपोर्ट में दर्ज की जाएंगी? Absence of sorting assistant, mail guard और ban pair from the said proceeding on a set. ठीक है, फेरे पर निर्धारित कार्यवाही से अगर कोई भी छंटाई सहायक गायब है, वहां पे उपस्थित नहीं है, मेल गार्ड या बैन पीएन वहां पे उपस्थित नहीं है, तो उस चीज के बारे में रिकॉर्ड ऑफिसर अपनी दैनिक रिपोर्ट में उल्लेख करके या दर्ज करके भेजेगा। द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ एब्सेंटी, क्या जो भी एब्सेंट है या जो भी अनुपस्थित है उसके पूरे विवरण बताए जाएंगे। एंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटीज ऑर्डर्ड शुड आल्सो बी शोन इन द डेली रिपोर्ट। नॉन अटेंडेंस और लेट अटेंडेंस ऑफ अ सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन द अटेंडेंस डे एट द रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति वाले दिन अगर कोई भी छंटाई सहायक उपस्थित नहीं होता है या देरी से उपस्थित होता है तो उस चीज के बारे में भी रिकॉर्ड ऑफिसर अपनी दैनिक रिपोर्ट में दर्ज करेगा। नेग्लिजेंस ऑन दी पार्ट ऑफ ए सॉर्टिंग असिस्टेंट, छंटाई सहायक की किसी भी लापरवाही को एज एविडेंस बाय द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड अगेंस्ट हिम, या फिर छंटाई सहायक के खिलाफ कोई भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, और बाय केयरलेस प्रेपरेशन ऑफ वर्क पेपर्स, या वो कार्यपत्रों को तैयार करने में कोई भी लापरवाही बरतता है तो रिकॉर्ड ऑफिसर उस चीज़ के बारे में भी अपनी दैनिक रिपोर्ट में दर्ज करके भेजेगा। लॉस ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट्स मेटल टोकन, छंटाई सहायक अगर मेटल टोकन गुम हो जाता है या उसको दी जाने वाली छंटाई सूची को वो गुम कर देता है, उस चीज़ के बारे में रिकॉर्ड ऑफिसर अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताएगा। लॉस ऑफ और डैमेज ऑफ एनी आर्टिकल सप्लाई टू सेट, सेट को सप्लाई किए गए किसी भी आर्टिकल को गुम कर देता है या उसको नुकसान पहुंच जाता है तो उस चीज़ के बारे में भी बताया जाता है। डेली रिपोर्ट शुड आल्सो कंटेन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और ये वाली चीज़ें भी रहती हैं। क्या कौन कौन सी चीज़ें? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ऑन अकाउंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस। क्या पे वगैरह देने के लिए, अलाउंस वगैरह देने के लिए कैश इन हैंड मतलब उनके पास क्लोजिंग बैलेंस में कितनी नकदी है उस चीज़ के बारे में। क्या ये पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू दी अबव, रिकॉर्ड ऑफिसर्स डेली रिपोर्ट शुड कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ टीवी ऑर्डर्स कैंसल्ड इन दी गाइडेंस बुक ऑफ सेट। तो सेट की जो मार्गदर्शन पुस्तक है उसमें कैंसिल किए हुए टीवी ऑर्डर्स के पर्टिकुलर्स या विवरण भी रिकॉर्ड ऑफिसर की दैनिक रिपोर्ट में दर्ज करके भेजे जाते हैं। इफ द रिकॉर्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द अराइवल और डिपार्चर ऑफ ट्रेन, अगर किसी भी ट्रेन के आगमन या प्रस्थान के समय या फिर किसी भी ट्रेन के आगमन या प्रस्थान को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा कवर किया जाना है, इनके रिकॉर्ड ऑफिसर किसी भी ट्रेन के आगमन या प्रस्थान के समय वहां पर उपस्थित होना चाहिए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। ही शुड मेंशन द आवर्स एट विच ही
वाज प्रेजेंट एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो घंटे जिसके दौरान वो रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध था या प्रस्तुत था या उपस्थित था, वो भी उसे अपनी दैनिक रिपोर्ट में मेंशन करने होते हैं, नोट करने होते हैं। इफ ही इज एम्पावर्ड टू अप्लाई फॉर एक्स्ट्रा ट्रेन अकोमोडेशन, ही शुड फॉरवर्ड विद हिज डेली रिपोर्ट ए कार्बन कॉपी ऑफ द रिक्वेस्टेशन मेड बाय हिम फॉर सच अकोमोडेशन। उसके बाद बताया गया कि अगर वो ट्रेन में अतिरिक्त आवास के लिए आवेदन करने के लिए उसको अधिकृत किया गया है, कि हम पहले भी कर चुके हैं कि रिकॉर्ड ऑफिसर को भी अधिकृत किया जा सकता है, तो अगर डाक की ढुलाई के लिए ट्रेन में अतिरिक्त आवास के लिए उसको अधिकृत किया गया कि वो आवेदन कर सकता है, तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर अपनी दैनिक रिपोर्ट के साथ ऐसी मांग के लिए, ऐसी रिक्वेस्टेशन के लिए एक कार्बन कॉपी भी भेजेगा कि उसने ट्रेन में एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए मांग किया, तो मांग की एक प्रति जो अपनी दैनिक रिपोर्ट के साथ सुपरिटेंडेंट को वो भेजेगा। रूल नंबर 142 है करेक्टेड कॉपीज ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूचियों की शुद्ध प्रतियां the record officer must submit to the superintendent as well as the principal of the training center concerned on the day of revision of the train timing। अगर किसी भी दिन क्या होता है, ट्रेन के टाइम में कोई भी संशोधन होता है, उस दिन क्या किया जाता है, रिकॉर्ड अधिकारी को ट्रेन के समय में संशोधन के दिन रिकॉर्ड कार्यालय से जुड़े जितने भी डाक कार्यालयों की छंटाई सूचियां रहती हैं, उनकी सही प्रतियां अधीक्षक के साथ साथ संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्यों को भी प्रस्तुत करनी होती है, क्योंकि जो छंटाई सूचियां वो ट्रेन के समय के अनुसार बनाई जाती हैं। तो ट्रेन के समय में कोई भी संशोधन होता है, तो जिस दिन संशोधन किया जाता है उस दिन रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है, छंटाई सूचियों में करेक्शन करता है। करेक्शन करने के बाद वो अधीक्षक को भेजेगा और साथ में प्रिंसिपल जो रहेगा ट्रेनिंग सेंटर का उसको भी भेजेगा। दीज कॉपीज शुड कंटेन ऑल दी चेंजेस इंटीमेटेड इन दी मंथली सॉर्टिंग ऑर्डर, और इन प्रतियों में मासिक छंटाई आदेशों में सूचित जितने भी परिवर्तन होंगे वो भी शामिल किए जाएंगे। द करेक्ट एंड पंक्चुअल सबमिशन ऑफ दीज लिस्ट्स इज एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ विच द रिकॉर्ड ऑफिसर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, और इन सूचियों को सही और समय पर प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है और अभिलेख अधिकारी के द्वारा इसे स्वयं किया जाना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। रूल नंबर 143 है डिस्पोजल ऑफ सुपरिटेंडेंट्स कम्युनिकेशन, अधीक्षक के संचार का निपटान। It is essential that all the communications from the superintendent, whether addressed directly to the record officer or intended for sorting assistant, should be speedily and punctually disposed of। महत्वपूर्ण है, essential है। क्या essential है कि सुपरिटेंडेंट से जितने भी संचार प्राप्त होंगे, चाहे वो डायरेक्टली अभिलेख अधिकारी के लिए हो या फिर वो सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो पिछली वीडियो में भी हमने एक चीज़ की थी कि जब भी सुपरिटेंडेंट के द्वारा कोई भी इस तरह का भेजा जाएगा कम्युनिकेशन, तो रिकॉर्ड ऑफिसर को ही भेजा जाता है, चाहे वो संबंधित छंटाई सहायक के लिए ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे बताया गया कि सुपरिटेंडेंट के जितने भी संचार रहेंगे, चाहे वो रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए हो चाहे वो छंटाई सहायक के लिए हो, शुड बी स्पीडली एंड पंक्चुअली डिस्पोज्ड ऑफ, उनका जल्दी से और सही तरीके से निपटान किया जाना चाहिए। एंड दैट द सॉर्टिंग असिस्टेंट्स रिप्लाई शुड बी सेंड विदाउट डिले टू सुपरिटेंडेंट। अगर वो छंटाई सहायक के संबंध में पत्राचार या संचार भेजा गया है, तो छंटाई सहायक का जो भी रिप्लाई है वो बिना किसी देरी के अधीक्षक को भेजा जाना चाहिए। डिले इन द डिस्पोजल ऑफ रेफरेंसेज फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक से प्राप्त संदर्भ के निपटान में अगर कोई भी देरी की जाती है, विल बी कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर। तो इसे क्या माना जाएगा, अभिलेख अधिकारी की ओर से लैक्सिटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ढिलाई माना जाएगा कि उसने काम जो है वो सही ढंग से नहीं किया है, ढील बरती है। तो यहाँ पे एंड एज प्रूविंग दैट ही इज अनफिट फॉर हिज अपॉइंटमेंट, और वहाँ पे ये भी प्रूव हो जाएगा कि वो अपने पद के लिए अयोग्य है, तो उसको निचले किसी ग्रेड पर भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 144 इनवर्ड रजिस्टर फॉर कंप्लेंट्स, शिकायतों के लिए आवक रजिस्टर। एंड इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर इन फॉरम CORR2 for entry of references concerning public complaints should be maintained in all record offices, head record offices and sub record offices in the selection grade। सिलेक्शन ग्रेड में, चयन ग्रेड में क्या रहता है, जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसेज होते हैं, चाहे वो प्रधान अभिलेख कार्यालय है, अभिलेख कार्यालय या उप अभिलेख कार्यालय है, पब्लिक कंप्लेंट्स के संदर्भों को दर्ज करने के लिए क्या रहता है, पब्लिक की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको दर्ज करने के लिए इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर रहता है, आवक पत्राचार रजिस्टर रहता है, निर्धारित प्रपत्र के ऊपर जो बनाया जाता है CORR2 के ऊपर।
क्या क्या बताया गया है, चयन ग्रेड में जितने भी रिकॉर्ड कार्यालय होते हैं उनमें सार्वजनिक शिकायतों के संदर्भ से संबंधित जितने भी संदर्भ होते हैं उनको दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है, जिसे इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर कहा जाता है, CORR2 के ऊपर जिसे बनाया जाता है। और इसमें आगे बताया कि इन द रजिस्टर शुड बी एंटर्ड, इस रजिस्टर में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। ऑल केसेस वेयरिंग दी फाइल मार्क्स आर रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफिस, किसी भी कार्यालय से प्राप्त एक ऐसी फाइल जिसके ऊपर क्या मार्क है, CR मार्क है, उस मामले में आपको क्या करना है, इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर में उसे दर्ज करना है। ऑल केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक कंप्लेंट्स, जन शिकायतों से संबंधित जितने भी मामले हैं वो दर्ज किए जाएंगे। खोज बिल के बारे में, सर्च बिल के बारे में जब वॉल्यूम 5 में आता है तो सर्च बिल जितने भी रहते हैं उनके बारे में भी इसमें दर्ज किया जाएगा। The forum of the outward correspondence register forum CORR9 should be used with necessary corrections in heading। तो यहाँ पे बताया गया कि CORR2 का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि CORR2 का यूज़ किया जाता है इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर के लिए, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो आउटवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर होता है फोरम नंबर CORR9 के ऊपर जो बनाया जाता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग वगैरह में आप क्या करेंगे, करेक्शन जो भी करनी है वो करेंगे, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर के रूप में। It will be the personal duty of record officer or the other supervising officer authorized specially in this behalf to go through this register once in a week। ठीक है, तो ये बताया गया कि अभिलेख अधिकारी का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ये किसी भी सुपरवाइजिंग ऑफिसर को जिसको विशेष रूप से इसके लिए अधिकृत किया जाता है कि इस इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर का एक हफ्ते में कम से कम क्या करे, इसकी जांच करे। Say every Saturday evening to ensure that all the references received have been promptly answered। क्या जैसे कि यहाँ पे हो सकता है वो सैटरडे वाली इवनिंग में क्या करता है, इसकी चेकिंग करता है, इसकी जांच करता है। क्यों जांच करता है, ताकि वो ये देख सके जितनी भी पब्लिक कंप्लेंट्स हैं उनको सही ढंग से निपटाया गया है या उनका उत्तर तुरंत दिया गया है या नहीं दिया गया है। इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफिसर को या अदर सुपरवाइजिंग ऑफिसर को, जिसको ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है, वो एक हफ्ते में एक बार कम से कम इस रजिस्टर की जांच अवश्य करेगा। The head of the office should also carry out frequent checks to satisfy himself that all references of categories mentioned above received in the doc are duly entered in the register। कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास रूल नंबर 145 मंथली अकाउंट बंडल। ऑन द 5th of every month, हर महीने की 5 तारीख को हेड रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट सबमिट अंडर अ कवर रजिस्टर्ड ऑन सर्विस। ठीक है, सेवा के तहत पंजीकृत किए गए कवर में क्या करता है, ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ सर्कल और टू रीजनल PMG CPMG के कार्यालय में, या फिर पोस्ट मास्टर जनरल, जो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होता है उसके कार्यालय को, और टू दी ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट RMS, और साथ में RMS सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में क्या सबमिट करता है, मंथली अकाउंट बंडल्स को सबमिट करता है। क्या बताया गया, रिकॉर्ड ऑफिसर हर महीने की 5 तारीख को हेड ऑफ सर्कल या रीजनल पोस्ट मास्टर के जर्नल के कार्यालय में और सुपरिटेंडेंट RMS के कार्यालय में मंथली अकाउंट बंडल्स को सबमिट करता है। कंप्राइजिंग दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रीवियस मंथ। अब ये जो मंथली अकाउंट बंडल सबमिट किए जाते हैं हर महीने की 5 तारीख को, इनमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए जनवरी 5 को ये बंडल जो है सबमिट किया जाता है, तो इसमें क्या रहता है, पिछले महीने यानी कि दिसंबर मंथ की कुछ डॉक्यूमेंट इसमें शामिल रहते हैं, दस्तावेज शामिल रहते हैं। कौन कौन से दस्तावेज शामिल रहेंगे, यहाँ पे नीचे बताए गए हैं। टू दी हेड ऑफ द सर्कल ऑफ द मंथली कॉन्टिजेंट बिल अकम्पनीड बाई वॉचर्स एंड रिटन ऑर्डर्स रिलेटिंग टू इट। सर्कल के प्रमुख को मासिक आकस्मिक बिल के साथ वॉचर और उससे संबंधित जो भी लिखित आदेश हैं पिछले महीने के, वो इस मंथली बंडल में भेजे जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं। टू दी सुपरिटेंडेंट RMS द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज एंड ट्रैवलिंग अलाउंसेस अकम्पनीड बाई अकाउंटेंट्स रोल्स। उसके बाद अधीक्षक RMS को वेतन और यात्रा भत्तों के वितरण का ज्ञापन रिहाई नामावली के साथ भेजा जाएगा। The head record officer must personally see that the documents to be submitted with the memorandum of disbursement of salaries and monthly contingent bills are complete। अब ये जो मासिक बंडल सबमिट किया जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरीज रहेगा या ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह रहेंगे, तो हेड रिकॉर्ड ऑफिसर या प्रधान अभिलेख अधिकारी जो है व्यक्तिगत रूप से ये चेक करता है कि जितने भी दस्तावेज मेमोरेंडम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरीज के साथ भेजे जाने हैं या फिर मंथली कॉन्टिजेंट बिल के साथ भेजे जाने हैं वो पूरे होने चाहिए, ये ना कोई आधे अधूरे भेजें, इस तरह से ना हो।
After checking the office of the superintendent RMS or the head of the circle, the acquaintance roll and receipt for salaries and travelling allowances disbursed together with the memorandum of disbursement attested by him and with written orders relating to the contingent charges respectively will be returned to head record officer, who should see that the acquaintance rolls and receipt return are complete by comparing them with the entries in the memorandum. अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो सारी चीज़ें आप बंडल में डाल के भेजेंगे, अधीक्षक आरएमएस के कार्यालय में या सर्कल प्रमुख के कार्यालय में इनकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद क्या करते हैं, वो इसको सत्यापित संवितरण ज्ञापन और आकस्मिक शुल्क के साथ संबंधित लिखित आदेशों के साथ वितरित जो वेतन यात्रा भत्ते भुगतान के लिए रोल और रसीदें क्रमशः हेड रिकॉर्ड अधिकारी को वापस कर दी जाती हैं। ठीक है, वो बुला के बिल वगैरह बना के भेजेंगे और फिर वहाँ पे सुपरिटेंडेंट आरएमएस के कार्यालय में, हेड ऑफ सर्कल के कार्यालय में इनको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद इनको वो क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद जो भी भुगतान रोल या रसीदें होती हैं उनको वापस कर देते हैं रिकॉर्ड अधिकारी को, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर को, जिन्हें ज्ञापन में प्रविष्टियों के साथ तुलना करके ये देखना चाहिए कि जो भी लौटाए के भुगतान रोल हैं या रसीदें हैं वो पूरी होनी चाहिए। All the documents returned from the office of superintendent RMS or from the head of circle will be impressed with a special stamp। उसके बाद जितने भी दस्तावेज वापस लौटाए जाते हैं सुपरिटेंडेंट RMS के कार्यालय से या हेड ऑफ सर्कल के कार्यालय से, उनके ऊपर विशेष मुहर लगाई जाएगी। Rule number 146 have filing of acquittance rolls and other documents. All acquittance rolls should be numbered in head record office in a consecutive series for each month। तो जितने भी acquittance रोल रहते हैं प्रत्येक माह के लिए लगातार श्रृंखला में उनको हेड रिकॉर्ड ऑफिस में क्रमांकित किया जाता है। नंबर 1 बीइंग असाइंड टू रोल फॉर दी हेड रिकॉर्ड ऑफिस, और एक नंबर जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस के acquittance रोल को दिया जाएगा। और लास्ट है आपके पास आज की वीडियो का रूल, क्या रूल नंबर 146 कंप्यूटराइजेशन ऑफ हेड रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस का कंप्यूटरीकरण। दिस एनेबल्स इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ मेल ऑफिसेज विद देयर हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड द डिविजनल ऑफिस। तो अगर कंप्यूटराइजेशन होती है हेड रिकॉर्ड ऑफिस की तो इससे क्या हो जाएगा, जो उनके काम है उनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। किनके काम की इंटीग्रेशन, मेल ऑफिस की उसके हेड रिकॉर्ड ऑफिस या डिविजनल ऑफिस के साथ काम की इंटीग्रेशन हो जाएगी, काम का एकीकरण हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर ए यूनिक कोड फॉर एम्प्लॉयज, their designation, post offices and mail offices and different types of correspondence। या कर्मचारियों को उनके पदनामों को डाकघरों, डाक कार्यालयों और विभिन्न प्रकार के पत्राचार के लिए एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है। इट enables the head record office to perform the functions of accounting, checking and such bills follow up with speed and accuracy। इससे क्या हो जाएगा, हेड रिकॉर्ड ऑफिस को लेखांकन, जांच करने, खोजबीन, अनुवर्ती के कार्यों को गति और सटीकता के साथ यानी कि एक्यूरेसी के साथ करने में सक्षम बनाता है। The data flows from the mail office to the head record office through modem and necessary approval of the divisional superintendent can be accorded with the network। उसके बाद बताया डाटा मोडम के माध्यम से डाक कार्यालयों से हेड रिकॉर्ड ऑफिस तक प्रवाहित होता है और मंडल अधीक्षक की आवश्यक मंजूरी एक नेटवर्क के माध्यम से दी जाती है। इन दिस सिस्टम द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर फंक्शंस एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और इसमें क्या रहता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कौन काम करेगा, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, प्रधान अभिलेख अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो ये था आपके पास रिकॉर्ड ऑफिसेस के बारे में, अभिलेख कार्यालयों के बारे में। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको फिर से कवर करवाएंगे। कोई भी डाउट हो या गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।